जीमेल से कर दीजिए। लॉग इन करो, मैं जीमेल कर देता हूँ। ओके, सो दिख रहा है ना सबको? सो अब सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बार एच लुकअप का भी आइडिया दे दूंगा। सो पहले तो मैं इसको फटाफट से कवर कर लेता हूँ। आपने वी लुकअप कर लिया है, तो अब एच लुकअप पे ना हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज एक चीज ये है कि अगर आपको ये डेटा यहाँ से कॉपी करके हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना है ऐसे, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब इसको कॉपी करते हो, पेज स्पेशल आपको याद है सबको, ऑल्ट ई एस, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एंड ट्रांसपोज, याद रखना इस बात को, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कर देता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो आप हमेशा जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो कर सकते हो। और इतना ही नहीं है, ये देखो पूरा आप अगर आप इसको कॉपी करते हो, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, देखो ये पूरा चेंज हो जाएगा, वैल्यू एंड ट्रांसपोज, ये देखिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको कभी भी ऐसा कोई डायरेक्शन चेंज करना हो डेटा का, इसमें इनफैक्ट हम एच लुकअप लगाएंगे, तो आप ट्रांसपोज यूज करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज। ये हम रख लेते हैं कमेंट्स के लिए। तो पेस्ट वैल्यू में आपको वैल्यूज पता लग गया, फॉर्मेट पता लग गया है, मैंने बता दिया आपको। और आज हमने वैल्यूज आपने कर लिया है, फॉर्मेट्स कर लिया है, और आज हमने कर लिया ट्रांसपोज। एक चीज का खास ख्याल रखेंगे कि जब आप कॉपी करते हो तो जहां पे आप जा रहे हो, ये और ये दोनों चलने चाहिए, मतलब वैल्यूज, क्योंकि आपको वैल्यू से पेस्ट करनी है ना, बट आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। ओके, सो अब देखो एच लुकअप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हॉरिजॉन्टल लुकअप भी आपको कई बार करने को मिल जाता है। तो सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे सपोज आप ये देखो, ये आपका टेबल है, ये, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैंने आपको ये टेबल डिजाइन बता दिया है ना, डिजाइन कैसे देते हैं, राइट? हाँ, ठीक है। तो मैं इसको पहले कंट्रोल टी, इंसर्ट में नहीं जा रहा मैं, अब कंट्रोल टी, टेबल आ गया, लेट्स यूज सम थीम और कन्वर्ट टू रेंज, ये जरूर करना है, ठीक है। तो टेबल्स मैं बताऊंगा आपको, टेबल्स ये है क्या एक्शन में, अभी तो मैं इसको सिर्फ कलरिंग के लिए यूज करें। अब देखो ये अगेन, अब मैं किसी और शीट में भी जा सकता हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी, और लेट्स से है P103 एंड P101, और आपको अब लेट्स से इसका अप्रैल का सेल चाहिए, मई का चाहिए, लेट्स से मार्च, अप्रैल, मई, और प्रोडक्ट नेम भी चाहिए आपको, ठीक है। अब जब आपको ये इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी तो हो सकता है कि आप वीलुकअप टाइप करने लग जाओ, ठीक है। तो अगर आप वीलुकअप भी टाइप करोगे तो उसमें भी आपको पता लग ही जाएगा कि भाई मैं कुछ इसमें गलत कर रहा हूँ, बिकॉज देखो अगर आप वीलुकअप लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये, अब आप बताओ लुकअप कौन सा होगा? लुकअप हमेशा नीचे जाता है वीलुकअप में, राइट? इसमें देखो ये है लुकअप, करेक्ट, ये वर्टिकल नहीं जा रहा है, ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आपका लुकअप किस डायरेक्शन में है। तो कई बार डेटा ऐसा भी होता है, ऐसा मेंटेन कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो उस केस में वी विल यूज एच लुकअप। एच लुकअप रूल वही है, आप ये पिक कीजिए, देखो लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, टेबल एरे क्या होगा? ये, समझे? ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? वैल्यू पहले, हाँ यस, हॉरिजॉन्टल का भी वही हिसाब किताब है, जो टेबल यूज करोगे उसका पहली रो में जाके वो सर्च मारेगा। अगर आपने टेबल ऐसे दे दिया तो फिर आप ये नहीं बोलना है मेरे पास आके कि भाई मेरा वी लुकअप एच लुकअप नहीं चल रहा है, बिकॉज वो आपकी पहली रो में जाएगा, यहाँ पे जाएगा वो, जैसे वी लुकअप पहले कॉलम पे जाता है, वो यहाँ पे जाके इसको ढूंढेगा और उसे मिलेगा नहीं, राइट? तो आपका हमेशा टेबल सिलेक्शन
ऐसा ही होना चाहिए यहाँ से। अगर इसके पीछे कोई हेडर्स भी हैं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको VLOOKUP में भी बताया था, उन सारे हेडर्स को इसके नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद देखो ये कॉलम की जगह क्या बोल रहा है, आप इसको म्यूट कर लो। रो इंडेक्स VLOOKUP में क्या बोलता है, ये पैरामीटर VLOOKUP में क्या होता है, इस पैरामीटर का नाम यस कॉलम इंडेक्स नंबर। ये बोल रहा है रो क्यों बोल रहा है, बिकॉज टेबल, अब देखो आप यहाँ पे हो राइट, आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि इसके नीचे फर्स्ट रो पे जाना है, सेकंड पे जाना है, थर्ड रो पे जाना है, फोर्थ रो पे जाना है, बिकॉज कॉलम ऐसे चलते हैं राइट। ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जो जा रहा है वो रो ही होगा। ये सारी रोज हैं इसके लिए, ये आपकी है, ये तो 1 होगी रो, और नीचे की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे वो आपकी रो चेंज होती जाएगी। तो मतलब इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज 7 है, आप जानते हो। अगर मैं प्रोडक्ट आईडी 103 पे पहुंच गया HLOOKUP की हेल्प से, तो उसके बाद आपको यही बताना पड़ेगा कौन सा रो देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रो कैसे निकालेंगे, यस मैच फंक्शन यूज करेंगे। अब मैं आपको मैन्युअली नहीं लिखूंगा, ठीक है, हमने उसमें बहुत टाइम लगा लिया है। आप सीधा यहाँ पे आओ, कहीं भी मैच कर लो। मैच क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी, लेट्स से मैच, आप बताओ मुझे, अभी नाम है ना आपका सुशांत, इसको बताओ मार्च को कहाँ ढूंढेंगे, टेबल बताओ मेरे को, रो में कौन सा टेबल होगा मैच का। आपको मार्च का रो नंबर पता करना है, तो कौन सा टेबल होगा, रेंज कौन सी होगी, तो सी कॉलम में सी लेंगे। ठीक है, सी में क्या लेंगे, तो मार्च, मतलब ये कह रहे हो आप ऐसे, नहीं सर पूरी कॉलम नहीं है, ऐसे, यस सर, यस C4 to C10। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें मंथ नहीं है राइट, और मंथ चल रहे हैं हमारे ऐसे। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और चीज बताओ, अगर सपोज गलती से मैंने, या चलो मुझे नहीं पता गलती है कि ना, आप बताओ। एक तो ये हो गया टेबल, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल ऐसे स्टार्ट कर दूं, टेबल तो वही है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, इससे क्या होगा, कोई नुकसान होगा अपना, कोई ऐसा है जिसको ये बोल रहे कि हाँ सर इससे गड़बड़ होगी, यस सर, क्योंकि सर ये मतलब फर्स्ट रो में है, बोलो बोलो क्या होगा इससे, चलो मैं एंटर मारता हूँ फिर बताओ, ये बताओ चलेगा, ये सही है कि गलत है, गलत क्यों जी, रो, ये 4th रो है, आपका टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, मानते हो, और चॉइस नहीं है आपके पास, यहीं से करना पड़ेगा, बिकॉज जहां प्रोडक्ट होता है वो आपका पहला रो होना चाहिए। अब अगर आपने उसको बोला कि भाई इस टेबल में जाओ, उसने ढूंढ लिया आपका P103 ये, ठीक है, वो यहाँ आ गया, अब आपने उसे क्या बोला है, कौन सी रो पे जाना है, 4th रो कौन सी है, ये वाली, समझ गए आप। तो ये है फेब का डेटा, इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था, चाहे VLOOKUP हो HLOOKUP हो, आपका मैच भी यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम C4। अगर किसी को नहीं क्लियर है ना, पूछ लेना मेरे को, ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट आपको पता है टेबल फ्रीज करेंगे, नहीं तो ये टेबल जो है ये ऐसे जाना शुरू हो जाएगा राइट, वो आप पहले ही देख चुके हो। ठीक है, तो एक तो ये वाला, सॉरी मतलब ये देखो, ये अब देखो क्या हो रहा है, ये तो अपनी फेवर में चल रहा है, ठीक है ना, ये तो हमें चाहिए था, तो ये बढ़िया हो गया। ये H आपका H कह रहा हूं मैं, I16 J16 हो गया, लेकिन टेबल मूव हो गया, है ना, टेबल होना चाहिए था ये। ठीक है, तो ये चीज आप पहले भी देख चुके हो। सो बेसिकली हम टेबल को पूरा फ्रीज कर देंगे, आप चाहो तो C को ही फ्रीज कर दो, 4 को आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, बट मैं पूरा ही कर रहा हूँ क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ही चला रहे हैं इसे। लो जी, और ये आगे हमारे रो नंबर्स, ये देखो, ठीक है, ये पी नेम नहीं आ रहा है क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं इसको भी प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैच के लिए प्रोडक्ट और पी नेम दोनों अलग चीजें होगी ना। ये आ गया, अब फाइनली ये आ गया HLOOKUP, लुकअप उठाइए, ये टेबल एरे दीजिए, ये वाला डॉलर बाद में लगाएंगे,
रो इंडेक्स आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट, Yes, sir. एग्जैक्ट मैच 0। अब ये भी आपको पता है कि H17 का क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, H नहीं तो चेंज हो जाएगा। तो आप इसको फ्रीज कर दीजिए, नीचे जाते हुए चेंज होना चाहिए, छोड़ दीजिए, C4 पूरा फ्रीज कर देंगे, टेबल है 90% या उससे ज्यादा, 99% टाइम्स टेबल पूरे फ्रीज हो जाते हैं, बट फिर भी देखना पड़ता है। ये है I21 ये है जी, Yes, yes, sir. जाते हुए चेंज होना चाहिए, आई को छोड़ दीजिए, नीचे जाते हुए लॉक होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज घुमा फिरा के आ जाती है, इसलिए हमें शुरू में टाइम लगता है चीजों में, बाद में तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो, ठीक है। तो अब डॉलर्स में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैक्सिमम 10-15 सेकंड में आपको। अब बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप भी आपका डन हो गया, ठीक है। ये होता बहुत कम यूज है, बट जब भी आपको कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपके लिए, आपको इसको रेडी रखना है, ठीक है। ओके, सो VLOOKUP and HLOOKUP, how to identify which one to use. Check the lookup direction in the main table. If your lookup is flowing in the downward direction, use VLOOKUP. If lookup value is moving in the horizontal direction, मतलब left to right, use HLOOKUP. बताओ, क्लियर है जी। ओके, अच्छा अब देखो एक और चीज, ये टेबल मैं कॉपी करता हूं, ये अब सपोज यहां पर आपका है प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट आईडी P110, P111 एंड P101, मैं एक ही रख रहा हूं। और लेट्स से अभी लेट्स से जैन मार्च फॉर एग्जांपल, ये है, ठीक है। सो इसमें मैं अब यहां पे लगाते हैं मैच, कब दिस, ये टेबल हो गया आपका एग्जैक्ट मैच, इसको हम करते हैं लॉक और आप इसको ट्रैक करो। ओके, अब देखो मैं कर रहा हूं VLOOKUP, सेम फॉर्मूला, वर्टिकल लुकअप यहां से स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, एंड ये लीजिए कॉलम एग्जैक्ट मैच, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये भी तंग कर सकती है आपको। देखो पहले मैं इसको फ्रीज कर लेता हूं, N12 हो जाएगा आपका, यस F4 F, यस, इसको ट्रैक कर लेते हैं। अब देखो आप सबको पता है अगर यहाँ पे डबल N हो गया, इवन जनवरी हो गया, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैच को जनवरी नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, अगर सपोज ऐसा हो जाता है, और ऐसा कई बार आप लोग टाइप भी कर देते हो तब भी इशू हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे जैन में स्पेस डाल रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो, ठीक है, एक स्पेस, दो स्पेस, जो देना आप दो, मैंने एंटर मार दिया, देखो क्या हुआ। देखने वाले को लग रहा है जब आप देखोगे कि ये सेम है, राइट, बट दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से आपको चीजें पता लग जाती है, बट वैसे जैसे अगर आप सपोज किसी दो सेल्स को कंपेयर करोगे, इफ दिस इक्वल्स टू दिस, राइट, तो ये ट्रू होना चाहिए, है कि नहीं, बट ये ट्रू नहीं है। देखो तो आप इसका लेंथ चेक कर लो,
लेंथ से पता लग जाता है कितने कैरेक्टर्स हैं। एक स्पेस का मतलब एक कैरेक्टर होगा, तो टोटल 4 है। तो फटाफट से यहाँ पे आके आप देखो कि भाई कोई स्पेस का इश्यू तो नहीं है। हो सकता है स्पेस का इश्यू यहाँ भी हो, इसके पीछे यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, देखो ये, ठीक है। अब करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हर सेल में जाना है और बैक स्पेस करना है ऐसे, ये स्पेस हटाया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि वन बाय वन सबको चेक करेंगे और फिर उनकी स्पेस हटाते फिरेंगे। आप सीधा यहाँ होंगे, क्या फंक्शन यूज करेंगे? ट्रिम, ठीक है। ट्रिम का काम क्या है? कोई भी स्पेस होगी, अगर एक हो, दो हो, तीन हो, या तो टेक्स्ट के पीछे हो या बाद में हो, वो सब हटा देगा। बीच वाली स्पेस नहीं रखे, डिलीट करेगा, याद रखना। मतलब अगर सपोज ये ध्यान रखना है, जैसे ये नाम है सपोज रॉबिन सिंह, अब आप बोलो भाई ट्रिम कर दो यहाँ पे इसको, ठीक है, ये इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इसको नॉर्मली रीड कर रहा है, ये तो प्रॉपर सिंटेक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे है, इसको ट्रिम कीजिए। ट्रिम करने के बाद इसको कर दीजिए ड्रैग, जिसमें होगी स्पेस रिमूव हो जाएगा, जिसमें नहीं होगी उसको वो छोड़ देगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है राइट, ये इसकी वैल्यू को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिम तो निकाल लिया लेकिन वो वैल्यू हमें दोबारा हेडर्स में डालनी है। ये लीजिए, अब यहां से स्पेस जा चुकी है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। पर मैं रख रहा हूं क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। अब उसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पे स्पेस है, ये देखो, हो सकता है यहां भी स्पेस होगी हो, 101 पे भी डाल देते हैं, ये देखो। अब आपको पता लग जाएगा जब आप क्रॉस चेक करोगे, आप कहोगे यार मैच तो चल रहा है ना, इसका मतलब इसको दिक्कत नहीं है, जैन फेब से दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखोगे अरे ये वैल्यू तो है, फिर क्या हो सकता है? फिर मोस्टली जैसे लोग कह देते हैं कि चलो इसको और इसको चेक करके देखें एक बार, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा यहाँ जाओगे और आप कहोगे यही इशू होगा, एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, स्पेस आ रही है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ जाएंगे ट्रिम, ठीक है, D4 को ट्रिम कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला नीचे बहुत सारा डेटा भी हो सकता है, ये हो सकता है 50,000 प्रोडक्ट्स हों, तो किसी को चेक करने की जरूरत थोड़ी। आप डबल क्लिक कीजिए इसको, यहाँ पे डबल क्लिक क्यों नहीं हो रहा मेरा? अच्छा, ये डबल क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई? आपको पता है ना, मैंने सिखाया, आपको बताया था ना कि फॉर्मूला ड्रैग हो जाता है नीचे अपने आप। अगर मैं यहाँ चलाऊंगा 1 मिनट के लिए ट्रिम, कौन बताएगा? ये देखो, अब यहाँ पे गया मैं, डबल क्लिक, यहाँ तो चल रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है इसको? ये देखो, बी के बाद क्या है? डी, सी नहीं है, सी पक्का ब्लैंक होगा। अनहाइड करो, ये तंग करती हैं चीजें, ठीक है। ये देखो, और मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेल को ना पता नहीं लगता कि रेंज कौन सी है। अब यहाँ लिखूंगा तो उसका नेचर है वो यहाँ चला जाएगा, वो देखेगा ये इसी रेंज का पार्ट है, ठीक है। एनीवेज मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो देखो हमने इसको ट्रिम कर लिया, डबल क्लिक, सारे आगे सब ट्रिम हो गए होंगे। वापस यहाँ पे आइए। अब एक और चीज आपने नोट की हो, मैं कभी भी ऐसे नहीं सिलेक्ट करता पेस्ट वैल्यू करते, देखा आपने कभी? मैं सिर्फ ये कॉपी करता हूँ और सही जगह चला जाता हूँ, वो अपने आप ही कर देता है, आपको नहीं बताने की जरूरत कि कहाँ कहाँ पेस्ट करना है। हाँ, आप सही जगह जाओ, यहाँ से वो ये जो भी कॉपी रेंज है उसको उतनी जगह मिल रही है तो वो सारे के सारे वहां पेस्ट कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से। और एक और चीज आप देखो, जब आप इसे कॉपी कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, आप यहाँ गए Alt+S, मैं माउस यूज नहीं करूंगा। वैल्यू में क्या हाईलाइट हो रखा है, अंडरलाइन क्या हो रखा है? वैल्यू में देखो, एक हर ऑप्शन में एक अल्फाबेट अंडरलाइन हो रखा है, देख रहे हो? क्या है वो? वैल्यू में बताओ, वैल्यूज में अंडरलाइन क्या हो रखा है? वी। तो अब मैं इसे वी प्रेस कर रहा हूं अपने यहां से, ये देखो, समझे? तो आप सीधा वी मारो, Alt+S वी, एंटर, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेट करना है, टी, टी अंडरलाइन हो रखा है, वी। अब ट्रांसपोज में भी देखो ई है, समझ गए? ये इस तरह से। और अगर आपको लगा गलती से हो गया, दोबारा ई प्रेस कर दो, ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है। एनीवेज, तो स्पेस का इश्यू इस तरह से आप रिमूव करेंगे यूजिंग ट्रिम।
ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। लो बताओ, किसी को डाउट है? अब ये बताओ, अगर आपके यहाँ डेटा में इशू हुआ फिर आप क्या करोगे? जैसे सपोज ये स्पेस दे दिया मैंने यहाँ, ये, अब बताओ क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट आईडी में भी तो स्पेस हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है मेन टेबल में हो। यस, यहाँ भी ट्रिम लगा दो, ये ट्रिम लगाया जी, क्लोज किया, अब जहां तक है चले गए आप, कॉपी किया जी, पेस्ट वैल्यू, ऐसे। ठीक है, एक और चीज आप कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा आपके कंट्रोल में है, ये वाला, जैसे ये सब मैं स्पेस दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस पीछे भी हो सकती है। ये देखो, अब ध्यान से मेरी बात, ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, L6, राइट? आप L6 को फॉर्मूले में ट्रिम कर दो, ये ऐसे, ये ऐसे, दिक्कत ही खत्म। लेकिन क्लोज जरूर करना है इसको, ठीक है, ये अब ड्रैग कर दीजिए, ये देखो, तो वो ट्रिम उसी के अंदर हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट? अब सपोज अगर जैन में दिक्कत है, ये, अब क्या करोगे? मतलब आपके जैन में दिक्कत है, इस वाले में नहीं है, इसमें दिक्कत है, क्या कर सकते हैं? आई नो आप बोलोगे ट्रिम कर दो, मैं कहता हूं यहां नहीं करना, इसमें मैच में, मैच को बोलो M5 को ट्रिम करके भेजो, समझ रहे हो, ऐसे। अब ये भी कर सकते हो, ठीक है, तो हम इस तरह से भी स्पेस का इशू मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो, मैंने अभी तक आपको ये बताया नहीं था, बट आप फॉर्मूले सब आपको आ गए हैं। आप किसी भी फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप ये भी देख सकते हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। जैसे सपोज ये फॉर्मूला है, पहले उस सेल पे जाओ, फिर जाओ फॉर्मूले पे। इसकी कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें, जब बहुत आप लॉन्ग फॉर्मुलास बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि 3-4 फॉर्मूले एक साथ लगे हुए हैं, फिर आपको समझ नहीं आता हो क्या रहा है, गलती क्या है। अगर ऐसा कभी हो जाए, फॉर्मूला इवैल्यूएट, इवैल्यूएट फॉर्मूले पे क्लिक करना है सबने, ये जरूर देखो आप। ये अभी मैं आपको जो इफ फंक्शंस आज बताऊंगा उसमें देखना आप, ये बहुत यूजफुल होते हैं। शुरू शुरू में होते हैं, जब आप 6-7 महीने से बैठे के इसके पे करते रहोगे ना काम, फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो इवैल्यूएट फॉर्मूला जरूर आपने माइंड में रखना है कि भाई मैं फॉर्मूले को रीड भी कर सकता हूँ, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। उस सेल पे जाइए जिस पे जाना है सबसे पहले, और बोलिए इवैल्यूएट फॉर्मूला। ये देखो, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। जो भी अंडरलाइन होगा वो इवैल्यूएट पे सबसे पहले वही इवैल्यूएट होगा, कैलकुलेट होगा। आपने पाइथन में, मैंने आपको बताया था, जैसे लूप के अंदर लूप लिखते हो तो जो अंदर वाली लूप है वो पहले चलती है, राइट? वैसे ही अंदर वाले फंक्शंस, इनर फंक्शंस पहले चलेंगे। अब सबसे पहले क्या L6 में क्या है वो पता लगने वाला है आपको। L6 में क्या है, क्लिक करो, ये एक ही क्लिक करना है, फटाफट नहीं करना है। देखो उसने P110 पकड़ लिया, ये है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे, ये वाला, राइट? और आपको यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा होगा। फिर ये पूरा फंक्शन अब चलेगा, ट्रिम को मिल गया P110, उसने आपको फाइनली ये दे दिया, समझे आप? तो यहां से P110 विदाउट स्पेस जाएगा, अब लुकअप चलेगा और जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये मैच में आओ, इवैल्यूएट फॉर्मूला, अभी तो इसमें जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिंपल है। M5 में बैठा है जैन, देखो स्पेस दिख गया आपको, राइट? तो इससे ये भी पता लग जाता है, ट्रिम ने स्पेस उड़ा दिया, या बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, तो स्पेस का इशू सब सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखो, सपोज क्या हो, सपोज टेम्परेचर बढ़ा दूं, बंद करना है, ओके।
रैंडम बिटवीन 100 to 2000। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर सपोज आपको यहाँ पे कमेंट्स डालने हैं, स्टेटस डालना है सब प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो क्या है कि अगर सेल ग्रेटर देन 800 है तो एक्सीलेंट है, अदरवाइज एवरेज है। कैसे करोगे यहाँ पे? इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टेटस देखना है, कैसे करोगे? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बोल रहा हो सोच रहा हो वीलू कब लग जाएगा, इसमें कुछ ढूंढना नहीं है आपको, राइट? सब कुछ मिला हुआ है, सेल्स हैं, सेल्स को देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक नंबर से जो कि है 800। ऐसे केसेस में हम लगाते हैं इफ कंडीशंस, लॉजिकल फंक्शंस। तो देखो, हम करेंगे सिंगल इफ, फिर हम करेंगे इफ एंड, फिर हम करेंगे इफ और फिर हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेस्टेड इफ। जब भी आपको वैल्यूज के बेस पे कुछ कंपेयर करना है और उस कंपैरिजन के बेस पे आपको रिजल्ट्स लेके आना है, तो आप हमेशा इफ फंक्शंस यूज करोगे, क्योंकि इफ क्या करता है बेसिकली, अगर आप इफ को देखो, लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप यहाँ पे लॉजिक दे रहे हो, यहाँ पे आप टेस्टिंग करते हो चीजों की। टेस्टिंग मतलब क्या 3 ग्रेटर देन 4 है, क्या 3 के इक्वल है, क्या 3 लेस देन 33 है, कुछ भी, राइट? तो इसमें हमारे ये वाले ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, सबको मालूम है ये है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, एक हो गया इक्वल्स टू। तो जो आपका लॉजिक होगा ना, ये वाला, ये इनमें ये साइन हमेशा यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ो, क्या क्या बोल रहा है वो, सेकंड पैरामीटर वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब अगर लॉजिक में जो आप टेस्ट कर रहे हो कंडीशन, अगर वो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हुआ तो जो आप यहाँ लिखोगे ना वो रन होगा, और अगर लॉजिक फॉल्स हुआ यानी फेल हो गया तो जो आपने यहाँ लिखा है वो चलेगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक ही चीज चलेगी, ठीक है? तो इफ में हमेशा आपको याद रखना है कि एक तो होगा लॉजिक आप दोगे, सो गिव लॉजिक यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो मैंने आपको लिख दिए हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 4 क्या 5 से बड़ा है, ये ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा। आप सीधा ये छोड़ दोगे तो क्या होगा, है ना? तो इसीलिए लॉजिक में ना ये साइन आपको यूज करने ही करने हैं। अब कौन से होंगे वो तो सिचुएशन बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, इसका आंसर ही ट्रू या फॉल्स आएगा, इस तरीके से। तो गिव लॉजिक इफ ट्रू, क्या करना है फिर आपको, एंड लॉजिक इफ फॉल्स मतलब फेल, तो क्या करना है आपको, वो क्वेश्चन बताएगा। क्लियर है सबको? अब जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, सेल्स जिसकी जिसकी 800 से ज्यादा है वो एक्सीलेंट है, इफ लगाओ B2 ग्रेटर देन 800, अगर है तो यस, डबल कोट्स में लिखना है, याद रखना, अगर टेक्स्ट है तो। अगर नंबर होता, जैसे आपने बोला 800, अगर सपोज 800 से ज्यादा है तो आपने कहा मुझे लेट्स से ये नंबर प्रिंट करना है, तो आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एक्सीलेंट। और अगर ये नहीं है तो विल से एवरेज। ये आपका, ये बहुत सिंपल इफ है, डबल क्लिक, ये लीजिए, वैल्यू चेंज होगा तो ऑब्वियसली आंसर भी चेंज हो जाएगा। B2 को लॉक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे हमें वैल्यू चेंज चाहिए। तो ये आपका इस तरह से इफ लगता है, ठीक है, इस तरह से। कोई डाउट? अच्छा, अब सपोज लेट्स से
यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन आईडीज हैं, मैं लिख देता हूँ. लेट्स से वी हैव सम ट्रांजैक्शन आईडीज, INC, this is this, this. अब ये ट्रांजैक्शन है आपके. लेट्स से आपको ये बोला जाता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शंस if a transaction has more than 8 characters, ठीक है, it's an invalid transaction, otherwise valid. कैसे करोगे? आपके सिस्टम में ट्रांजैक्शंस जनरेट होती हैं सिस्टम से और हमेशा वो 8 या 8 कैरेक्टर से नीचे रहती हैं, तो इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. कैसे करोगे? इफ में क्या जाएगा? इफ में जाएगा लेंथ. यस, लेंथ. सबसे पहले आप इसकी लेंथ निकालोगे. कोई ऐसा यहाँ पे जो ये बोल रहा हूँ मैं ये करने वाला हूँ क्या? ये टेक्स्ट है, ध्यान से नोट करो. अल्फाबेट है. अल्फाबेट को आप नंबर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइट? अल्फाबेट कभी नंबर से कंपेयर नहीं होते ना. मैं ये नहीं बोल सकता कि A इज ग्रेटर देन 10 या 20. सबसे पहले आप ये देखोगे इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, क्वेश्चन ये था. उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है विच इज लेंथ. शायद मैंने बताया हो ये. बस आ गया. अब आप यहाँ पे इसको पकड़ लो. इफ दिस इज ग्रेटर देन 8, वैलिड, सॉरी इनवैलिड, अदरवाइज वैलिड. ऐसे एंटर मारिए. ये सारे वैलिड. लेट्स से ये देखो इनवैलिड हो गया. बताओ कोई डाउट? अब इनको अलग नहीं करना है, यहीं पे सीधा आओ. इफ लेंथ ऑफ, ठीक है, पहले फॉर्मूला क्लोज करना है. कई बार हम ऐसे कर देते हैं. तो बेसिकली आप लेंथ में ये पूरा दे रहे हो कि बताओ इसकी क्या लेंथ है, तो बात नहीं बनेगी. पहले आप इसको क्लोज कीजिए 18 को. जब आप 18 को क्लोज कर लेंगे देन उसको फिर हम कंपेयर करेंगे. आर यू ग्रेटर देन 8? ऐसे. तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले भी लगते हैं. वैलिड, इनवैलिड, अदरवाइज वैलिड. ये तो अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूले में सारा काम कर. ठीक है. तो ये नॉर्मल इफ्स हैं. अब जनरली नॉर्मल इफ ठीक है, लेकिन अब सपोज आपके पास मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ये. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये, अच्छा पहले तो ये बताओ कि अगर आपको ये देखना हो कि इन प्रोडक्ट्स की एज ऑन डेट सेल आज तक अगर लेट्स से ग्रेटर देन है फॉर एग्जांपल 600, तो आपको अगेन लिखना है एक्सीलेंट, अदरवाइज एवरेज. कैसे करेंगे? लेट्स से यहाँ पे मुझे करना है स्टेटस. बताओ एज ऑन डेट सेल. एज ऑन मतलब जैसे ये प्रोडक्ट है आपका, इसकी सेल ये है टोटल 658 यहाँ पे, राइट? तो वी नीड टू सी कि ये 6 से ग्रेटर है या नहीं है. कैसे करेंगे? हाँ, सेल्स को आप ऐड कर सकते हो, बट मैं फॉर्मूले में चाहता हूँ. मतलब मैं यह नहीं चाहता कि मैं इनको सम करूं. पहले हम सीधा लिखेंगे इफ सम ऑफ दिस. ठीक है एवरीवन, इफ दिस इज ग्रेटर देन 600. तो यहाँ पे ना फॉर्मुलेस भी लगते हैं. ये ऐसा कोई काम नहीं है कि भाई आप सोचो बस ठीक है ये इसको उठाया और बस इतना ही होगा एक्सेल में. यहाँ पे फॉर्मुलेस लगते हैं, ठीक है. और जैसा जिस मर्जी लेवल का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, वो आपकी नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, मेहनत पे डिपेंड करता है. तो मैं अभी सिंपल सम लगा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने कहा अगर ये ग्रेटर देन 800 है एक्सीलेंट, अदरवाइज एवरेज. बताओ किसी को डाउट?
ठीक है, तो इफ के अंदर लॉजिक में कंपैरिजन ऑपरेटर जब आप लगाते हो तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एनीवेज, तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब आप ये बताओ कि अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन ये है कि इफ सेल इज ग्रेटर देन 200 in every month, then you will write excellent, otherwise average। ये क्वेश्चन है आपका, बताओ कैसे करोगे। हर प्रोडक्ट के आगे आपको उनकी सेल देखनी है। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हर महीने सेल हुआ है ग्रेटर देन 200, जैसे इसमें देखो इसमें नहीं हुआ है, तो ये हो गया एवरेज। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ग्रेटर देन 200 हुआ हो, लेट्स से मैं इसको कर देता हूं, ये एक ही, लेट्स से एक प्रोडक्ट है, कैसे करोगे बताओ। अगर आप इफ लगाते हो, कितने लॉजिक आप लगा सकते हो यहाँ पे? हाँ नहीं, यहाँ पे कितने लगा सकते हो? मैं ये एक लगा सकते हो, तो सिंगल इफ नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल सही बोला, कितने लॉजिक हैं? 5। जैन का भी देखना पड़ेगा, भाई जैन ग्रेटर देन 200 है, फिर फेब देखना पड़ेगा, मार्च देखना पड़ेगा, अप्रैल देखना पड़ेगा, एंड मे। ऐसे केसेस में आप लगाओगे इफ एंड। ये देखो, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इधर ऐसे। अब आप देखो, लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 कॉमा डॉट डॉट, जितने डॉट आप लगाना चाहो लगा लो। ये देखो, ठीक है, लॉजिक्स ही लॉजिक्स हैं इसके पास। तो पहला लॉजिक उठाएं, ये आर यू ग्रेटर देन 200, कॉमा लगाएं, लॉजिक 2 बोल्ड हो गया, आर यू ग्रेटर देन 200, आर यू ग्रेटर देन 200, आर यू ग्रेटर देन 200, आर यू ग्रेटर देन 200। क्लियर है सब? अब क्या करूंगा मैं? कोई अनम्यूट हुआ है, कौन है? या नहीं है? चलो मैं करता हूँ, गो ऑन म्यूट। आपने लॉजिक दे दिए, अब क्या करूं? कॉमा लगा के एक्सीलेंट लिख दूं? ओके, लिख रहा हूं। कौन सा पैरामीटर बोल्ड हो रखा है अभी? ये लॉजिक है क्या? दिस इज नॉट लॉजिक। तो आप क्यों जा रहे हो यहाँ पे? मैंने क्या बोला है, यहाँ पे नजरें रखनी है हमेशा। अब इसमें वो दिख ही नहीं रहा है आपको, वैल्यू ऑफ ट्रू। जब वो दिख नहीं रहा है तो आप लिखोगे भी क्यों? पर अब आती है वो हमें चाहिए, तो पहले आप इसको क्लोज करो। अपने लॉजिक हो गए सारे, वो कह रहा है क्लोज करो आप, ये अब दिखेगा आपको। तो इफ एंड में पहले लॉजिक बंद होंगे, सिंगल इफ में नहीं होता ऐसा। तो ये खास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि नॉर्मली हम एक ही ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और एक ही क्लोज करते हैं, बट इसमें पहले लॉजिक बंद होंगे, उसके बाद आप कॉमा लगा के यहाँ जाओगे। अब ये सारे लॉजिक अगर ट्रू 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 हुए तो आप क्या चाहते हो? एक्सीलेंट। मैं ई लिख रहा हूं, अदरवाइज एवरेज। कोई डाउट? ये देखिए, एक ही बंदा है, मैंने आपको बताया वही जो एक्सीलेंट है। अब एक चीज का खास ख्याल रखना है, ये देखो आपको मैं फॉर्मूले में दिखा रहा हूं। ये आपका लॉजिक D2, D2 में क्या है? 122। इज 122 ग्रेटर देन 200? बताओ आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, आगे गया वो E2 में क्या है? 137। 137 ग्रेटर देन 200? फॉल्स। F2 सारे के सारे ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नोट, इफ एंड का रूल क्या है, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रू में कब जाता है। अगर एक भी फॉल्स मिल गया इसे, एक भी, जितने भी आप लॉजिक दे लो चाहे, एक भी अगर इसे फॉल्स मिल गया तो पूरी आउटपुट किस में कन्वर्ट हो जाती है? फॉल्स में।
इफ एंड बेसिकली आप पुश कर रहे हो उसे कि सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, तभी वो यहाँ पे जाएगा ये जो ट्रू है आपका, नहीं तो वो चला जाएगा फॉल्स में। ठीक है, और यहाँ तो बहुत सारे फॉल्स हैं। ठीक है, अगर इनमें से 4 भी आपके ट्रू हैं और एक फॉल्स है तो ये फटाफट से आपको यहाँ ले जाएगा फॉल्स में, क्योंकि ये हम तब लगाते हैं जब एक तो आपको बहुत सारे क्राइटेरिया चेक करने हैं, और दूसरा आप ये चाहते हो कि सारे के सारे ट्रू हों तो ही वो ट्रू में जाए, और ट्रू में जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। समझे इस बात को? अगर मैं इसी को इफ और कर दूं तो क्या होगा? यस, ये ग्रेटर देन 800, 200, ग्रेटर देन 200, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200। ये अगला क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा जो बासी मार रहे हो, यहाँ तैयार हो जाओ। अगर ये सारे लॉजिक ये जो आप लिखे हैं इनमें से एक भी ट्रू हुआ तो क्या चाहिए? हाँ, एक्सीलेंट, यस, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये एक्चुअल में स्कूल में हुआ भी था। मेरे जो बच्चा है ना उसका जब एग्जाम्स हुए थे तो क्या हुआ था, इनके ना ओलंपियाड के टेस्ट होते हैं बच्चों के, अभी से ही शुरू हो गए हैं, हमारे टाइम में 10th में होते थे। ओलंपियाड क्या होता है, उसमें सिर्फ वही किड्स जाते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट हो। ठीक है, उनका अलग ही लेवल होता है। मतलब खैर मेरा किड नहीं था उसमें, बट मुझे पता लगा एक्चुअल में उसने क्या क्या किया हुआ था। उन्होंने उसके बच्चों के 3 टेस्ट लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट था, रीजनिंग था और एक और था। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो ओलंपियाड्स क्लियर कर लेते हैं ना उनको फिर क्या होता है कि थोड़ा सा एक तो अवार्ड्स वगैरह और स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्कूल वालों ने 2 क्राइटेरिया लगा दिए कि या तो बच्चे के मोर देन 70 हो तीनों में, तो वो ओलंपियाड उसका क्लियर हो गया, एलिजिबल है वो, मतलब वो ही इज नाउ फॉर द स्कॉलरशिप। एक और क्राइटेरिया उन्होंने लगा दिया कि अगर किसी बच्चे के तीनों में से एक सब्जेक्ट में भी अगर 90 से ज्यादा है, बाकियों में दे डोंट केयर, तो ही इज क्वालिफाइड फॉर द स्कॉलरशिप। अब जहां पे उन्होंने तीनों में बोल दिया कि ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70, तो उसमें आप एंड लगाओगे। लाइव बता रहा हूं, ऐसा हुआ है। और दूसरे वाले में जहां पे उसमें सिर्फ एक कोई भी सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा है तो ही इज क्वालिफाइड, तो उसमें आप लगाओगे ग्रेटर देन 90 और के साथ। ठीक है, तो अब जैसे सपोज आप किसी कंपनी में गए, आप सब लोग बाहर से हो, अब आपने यहाँ पे गुड़गांव में जॉब कर लिया। आप आज से 3 साल बाद कंपनी ने ये कहा कि या तो एम्प्लॉय 3 साल से ज्यादा हमारे साथ स्टे कर चुका है, अभी रह रहा है, 3 साल हो गए उसे हमारी कंपनी में, या फिर वो बंदा बाहर से है, आउट ऑफ स्टेशन है, उसको लेट्स से सैलरी का इंक्रीमेंट 5% नहीं 10% मिलेगा क्योंकि वो बाहर से रह रहा है, तो उसमें फिर और लग जाएगा, या तो ये या तो वो। अगर दोनों ही चीजें चाहिए कि नेटवर्क भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और बंदा भी आउट ऑफ स्टेशन होना चाहिए, मतलब लोकल नहीं होना चाहिए, तो वी विल गिव देम दी 10% इंक्रीमेंट, तो आप उसमें एंड लगाओगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि और लगाना है एंड लगाना है। ठीक है, एनी डाउट्स? नो सर? हाँ, अगर आपके पास 2 क्राइटेरियाज हैं, सपोज कि भाई आप आउट ऑफ अभी तो हो गया बंद, जस्ट चल रहा है। ओके, इसके बाद मैंने क्वेश्चन देना है, सबसे पहले आप आंसर करोगे जिनको मैंने बोला है, उसके बाद बाकी तो सोच के रखो। सिर्फ लॉजिक बताओ, कोई बात नहीं, बिल्ड मैं कर दूंगा, बट आप दिमाग तो लगा ही सकते हैं ना। लॉजिक में क्या है वो तो आप वैसे ही लगा सकते हो, फॉर्मूला ही लिखना आता है ना, वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक है इफ एंड और एक है इफ और, दोनों का स्ट्रक्चर यही है। सिंगल इफ को नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, वो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, ठीक है।
यहाँ पे हो गया लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, जितने देने तो ये क्लोज हो जाते हैं। फिर आप बताते हो क्या करना है, ट्रू पे, फॉल्स पे, यही है। यस सर। नॉर्मली क्या होता है, इफ एक ही लॉजिक, जगह ही नहीं है, और सीधा ट्रू फॉल्स, इसमें एक ब्रैकेट यहाँ एक यहाँ, इसमें क्या है, एक यहाँ लगेगा फिर एक और लगेगा। अगर आप बाई चांस जैसे अभी कोई बोल रहा था आप ये भूल गए, तो ये पैरामीटर कौन सा बन जाता है, लॉजिक। अब उस पे जाके आपने लिख दिया एक्सीलेंट, तो आपने एंटर मारना, उसने अलाउ ही नहीं करना, क्योंकि ये आप उसके फंडामेंटल से खेल रहे हो। अगर आपको पता है, अगर ये आप भूल गए लगाना तो क्या होगा, वो खुद ही लगा देगा। आपने देखा भी होगा, एक प्रॉम्प्ट आता है, एक्सेल इज हैज प्रपोजिंग दिस करेक्शन, डू यू एक्सेप्ट और नॉट, क्योंकि वो कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है मैं लगा दूंगा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। पहले तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी वैसा ही है, लेट्स से हमारे पास तीन लॉजिक ही है, इफ एंड और इफ और, लिखने में सेम है। आप देखो ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेट्स से ये लॉजिक्स, पहले इस पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, अब मैं हूं चंडीगढ़ से और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं गुड़गांव में, ठीक है। मुझे इस कंपनी के साथ काम करते हुए 5 साल, ठीक है। और मेरी जो डेजिग्नेशन है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि अप्रैल में सबके अप्रेजल्स होते हैं, सैलरी बढ़ती है, रिवाइज होती है परफॉर्मेंस वाइज। अच्छी कंपनीज में होता है, बाकी कंपनीज में कई बार वो बोल देते हैं कि रिसेशन हो गया, ये हो गया, खाना हो गया, ठीक है। एनीवेज तभी लोग भागते हैं। फिर अप्रैल आ गया और हमारे पास ऐसे 500 बंदे हैं अपनी कंपनी के, आप बैठे हो एमआईएस में, डेटा आपको रिपोर्ट मिल गई, आपको सबके नाम मिल गए, ये 3 कॉलम मिल गए। एक कॉलम में क्या होगा, नेम, ये आप सबके नाम, मैं भी हूं यहाँ। उसके बाद एज ऑफ नेटवर्क, कितने साल से हुआ कंपनी के साथ, कोई होगा 10, कोई होगा 5, कोई 8, कोई 2, कोई मे बी अभी ज्वाइन हुआ 0। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है, लेट्स से स्टेटस, स्टेटस मतलब लोकल, लोकल मतलब वो वहीं का है, गुड़गांव का। अदरवाइज लेट्स से नॉट लोकल, हम उसमें वो नहीं लिख रहे कहां से। तीसरा क्या है, पोजीशन, डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, वी डोंट नो, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, मुझे ये बोला गया है कि आप जिसकी जितनी सैलरी है उसके ऊपर 10% हाइक देना है आपको उसको। अगर मेरी सैलरी है 10,000 तो 10% हाइक कितना हो गया इस पे, हाँ मतलब 10% इसका निकल के इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। क्राइटेरिया क्या है, अब उस पे आ, क्राइटेरिया ये है कि वो कह रहा है कि एज ऑफ नेटवर्क, लेट्स से एज ऑफ नेटवर्क उस बंदे का होना चाहिए ग्रेटर देन 5, और उसकी पोजीशन होनी चाहिए सीनियर एग्जीक्यूटिव, ना मैनेजर ना डीएम ना कुछ, और वो बंदा होना चाहिए नॉट लोकल। जिस किसी में तीनों कॉम्बिनेशन होंगे उसकी सैलरी में आप 10% इंक्रीमेंट दो। जिस किसी में ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं है उनको मिलेगा लेट्स से 5%। तो आप लगाओगे इफ एंड, क्योंकि आपको फोर्स करना है, आप ट्रू हो, आप ट्रू हो, और अगर आप ट्रू हो तो आप, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.16, 110% हो गया ना, 10% 110, और फॉल्स में क्या कर दोगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.05, ठीक है, 105 हो गया, 5%, मतलब शॉर्ट तरीका है। अगर सिचुएशन ये है कि आप कहते हो भाई या तो बंदा हमारे पास
5 साल से ज्यादा टिका है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां से है, ना उसकी डेजिग्नेशन, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको हाइक दो 10%। या फिर वो बंदा सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी है तो भी हम ये अज्यूम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो बंदा बाहर से है। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर मीट हो जाता है सीधा उसको देना है 10%, वही सेम चीज। तो फिर आप और बताओ, क्योंकि सपोज मुझे हुए 3 साल, ये जब आपने कंपैरिजन किया होगा ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपका एज ऑफ नेटवर्क 2 साल है। फॉर एग्जाम्पल सीनियर एग्जीक्यूटिव मैं हूं, बाहर से, ठीक है, और को अगर एक भी ट्रू मिल गया, एक भी, उसने सीधा जाना है, उसको एक ही ट्रू चाहिए, चाहे आप यहाँ 10 में से 9 फेल कर दो, बट एक ट्रू पे वो ट्रू पे जाता है। चॉइस होगी ना, या तो ये या तो वो या तो वो। क्लियर होगा सबको? ठीक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अगर आपको कोई पूछ ले थ्योरी में आ जाए कि भाई व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इफ एंड इफ और, तो आप क्या बोलोगे? एंड में अगर सर सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। सिमिलैरिटी बोल रहा हूँ, सिमिलैरिटी दोनों में सेम क्या है? आपने तो वो बताया डिफरेंस, दोनों में सेम चीज क्या है? कुछ सेम, दोनों मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब मेरा क्वेश्चन ये बताओ, सपोज ये है एक्सेल, ये है पाइथन, ये है बीआई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आप भी से है, और ये हो गया इफ एंड। ध्यान से सुन, बाकी सब भी सुनो, 1 बाय 1 सब पे आऊंगा, इसका जवाब चाहिए मुझे, ध्यान से समझो। ये है स्टेटस, हम लोग सबको एलिजिबल कर रहे हैं, स्टूडेंट ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इफ इन एनी टू सब्जेक्ट्स, if any two subject, if a student has got more than 70 in any two subjects, it's pass, else fail। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्या क्वेश्चन है बताओ? नहीं समझ आया क्वेश्चन? आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 3। किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में अगर 70 से ज्यादा स्कोर है, या 70 भी है, मोर देन इक्वल टू में कर देता हूं, तो आप उसको पास करो। बताओ, कोई भी 2 हो सकते हैं, वो कैसे फॉर्मूला डेवलप करोगे? अभी पहले वो बोलेंगे, उसके बाद देखते हैं। सिर्फ लॉजिक बताओ, बाकी फॉर्मूले तो हम लगा देंगे। इवेंट में क्या करोगे फिर आप? कैसे? ओके, एक मिनट रुको, ये बोलो। ठीक है, लो कर दिया।
अब greater than 70, ठीक है, comma, ओके, ऐसे 60 का, ठीक है, ऐसे greater than 70, ठीक है। और ऐसे ही अभी BI का भी वैसे ही हाँ बट अब क्या करूं, पहले तो ये बताओ ना। comma, कॉमा, ओके, BI, अच्छा। अब बताओ भाई इसमें क्या गड़बड़ है। ब्रैकेट क्लोज नहीं भाई, लॉजिक में क्या गड़बड़ है। और लगेगा नहीं इसमें क्या गड़बड़ है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो इन्होंने लॉजिक लगाया है इसमें एक गड़बड़ है, मतलब ये लॉजिक ही गलत है। equal to भी रहेगा। greater वो मैं लगा देता हूँ, चलो वो छोड़ दो। हाँ वो सही पकड़ा आपने वैसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, बट इससे हम अचीव कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे कंपेयर करना है न्यूमेरिक वैल्यू से, ग्रेटर कोई भी दो होने चाहिए ना, और ये क्या कर रहा है, ये एंड में तीनों check हाँ ये अगर ये तीनों ग्रेटर देन 70 हुए तो ही ये ट्रू में जाएगा, करेगा। और अगर आपने ट्रू में लिख दिया सपोज पास, तो वो तीनों को देखेगा, तीनों वाली तो कंडीशन नहीं है ना, समझे। तो कैसे करेंगे। आओगे तो रजिस्टर कराना, कोई ड्रामा नहीं है बेटा, ये सारे ओके, अब पहले ये करो, थोड़ा और इजी कर देता हूं। लेट्स से मार्क्स हैं आपके पास, ये अब अगर सपोज क्वेश्चन ये है इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, ठीक है, एक्सीलेंट, अदरवाइज एवरेज, क्या करेंगे। इफ, वेरी गुड, सीधा इफ, सबको क्लियर है। क्वेश्चन ये नहीं, अब सुनो, मैं नंबर चेंज कर रहा हूं। ग्रेटर देन 90 क्या है, एक्सीलेंट, बिटवीन 50 एंड 90 क्या है, गुड, ठीक है, 30 टू 50 एवरेज, लेस देन 30 पुअर, समझ गए। ये है ग्रेटर देन 90 मतलब 91 से स्टार्ट हो गया, जो भी हो फिर हमें नहीं पता, 50 यानी कि 50 इंक्लूड है, राइट, लाइक 50, 51, 52 अप टू 90, ठीक है, तो ये आप गुड में आ जाएगा। उसके बाद ये होगा 30 लेस देन 50, मतलब 32 मैंने 50 लिखा हुआ है, आई शुड राइट 49, समझ गए, क्योंकि 50 तो ऊपर कवर हो गया ना। तो 30 से जो नंबर 49 के बीच में होंगे 4 होगा एवरेज, बाकी तो आपको पता ही है। अब बताओ कैसे करोगे। इफ एंड लगाएं, देखो सिंगल इफ से तो होने वाला नहीं है, या तो इफ एंड होगा या इफ और होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कंडीशन ज्यादा चाहिए। अब वो आपको देखना है, इफ एंड लगाना है इफ और लगाना है, बताओ। अब हर लॉजिक है अलग, लगेगा। हाँ हर लॉजिक है अलग, समझ रहे हो गाइस। एक्सीलेंट अलग है, गुड अलग है, एवरेज अलग है, पुअर अलग है। जब बात होती है कि या तो ये या फिर ये, फॉर एग्जाम्पल, तो आप इफ लगा लो, इफ एंड लगा लो, इफ और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप इफ लगाते हो तब भी आपको दोनों मिल जाते हैं। आप या तो यहाँ पे ट्रू कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। जब आप इफ एंड लगाते हो ऐसे, तब भी आपको ये मिल जाता है, राइट। अब लेकिन सिचुएशन कुछ और है, अगर वो एक्सीलेंट नहीं है तो क्या, तो आप कहोगे तो आप गुड के लिए चेक करो, अगर गुड नहीं है तो क्या, तो आप कहोगे आप एवरेज चेक करो, अगर एवरेज भी नहीं है तो आप कहोगे फॉर्मूला खत्म, पुअर, समझे। यानी कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो वैल्यू ऑफ ट्रू जो है वो बार बार मिलता रहे,
वैल्यू फॉल्स के साथ, क्योंकि क्राइटेरिया सारे अलग हैं। तो ऐसे केस में हम लोग एक इफ से या एक इफ एंड से काम नहीं चलेगा। अब आप ध्यान से समझो, सबसे पहले कोई भी क्राइटेरिया पकड़ लो, वो आपकी मर्जी है। हम पकड़ रहे हैं ये वाला 90 वाला। अगर आपको 90 एक्सीलेंट प्रिंट करना हो तो क्या लगाएंगे? नॉर्मल इफ। मानते हो? आर यू ग्रेटर देन 90? एक्सीलेंट। क्लियर है? यस सर। अब क्या? फॉल्स में फिर एक कंडीशन। हाँ, अब आप इसको खत्म नहीं कर सकते, समझ रहे हो? क्योंकि आपको ये भी चेक करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ऑटोमेटिकली फिर आपको पता लग जाएगा कि मुझे अब फॉल्स पे जाके एक और कंडीशन चेक करनी है। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 90 हुआ तो फंक्शन यहीं रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। बट ये ग्रेटर देन 90 हो सकता है ना हो। फिर यहाँ पे आप आओगे और आप बोलोगे मुझे एक और क्राइटेरिया चेक करना है, 50 एंड 90 का करना है। अब बताओ क्या करेंगे? इफ के साथ एंड। हाँ, एंड। ये एंड लगेगा फॉल्स में। तो जैसे ही फंक्शन फॉल्स में आया, अगर वो देखेगा कि यूजर ने एक इफ एंड लगा रखा है, फिर वो उस पर बिजी हो जाएगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन, और यही वैल्यू लेस देन 90 है, इक्वल टू 90 है। अगर दोनों ट्रू हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर 50 से या 50 से ज्यादा होगा और 90 लेस होगा, बिटवीन हो गया ना। से चेक करते हो, उसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है? जब आप लोग एसक्यूएल करोगे तो उसमें बिटवीन पूरा बिटवीन ही है, BETWEEN, उसमें ऐसा नहीं करते। ठीक है? बट इसमें ऐसा करना पड़ेगा। एक ही लॉजिक यूज, और दोनों ट्रू हुए तो मतलब नंबर बिटवीन ही हुआ ना, राइट? और क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि हमें दोनों प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। नहीं होगा उससे। और के केस में सपोज नंबर 500, तो अगर मैंने और लगाया होता तो यहाँ पे ट्रू हो जाता। ऐसे तो तो वो बिटवीन कैसे होता? 500 50 90 नहीं, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट क्लोज रखो आराम से, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ट्रू हुआ, हर इफ का ट्रू और फॉल्स आपको पता है, राइट? तो जितने हो गए उसके साथ उसके ट्रू और फॉल्स चलेंगे, इसमें घूमना नहीं है, कॉमा। अब क्या? और अगर ये भी फेल तो एक और, ठीक है? आगे फंक्शन रुक जाते हैं, उसमें वो तभी जाते हैं कंडीशन, और मैं आपको उसको आगे कंडीशन दे देनी है। कंडीशन फॉल्स पे देते जाओ, जिस भी ट्रू पे वो रुक गया वो वहीं रुक जाएगा, फिर आगे के फॉल्स उससे कोई मतलब नहीं है, समझे? तो अब वैल्यू फॉल्स में जाएंगे और फिर से बोलेंगे एक और कंडीशन अब टेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई अगर आप पीछे से ही फेल होते आ रहे हो तो फिर आपको हम नई कंडीशन देते रहेंगे। अब हमने क्या किया? अब है 30 to 49, राइट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, सेम नंबर, लेस देन इक्वल्स टू 49। ठीक है? अगर आपको लग रहा है यहाँ दिक्कत हो रही है लिखने में, तो आप फॉर्मूले बार पे भी चले जाओ। वैसे तो मैं यही लिखता हूँ, यहाँ पे देखो एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स रहती है जगह। सपोज अगर ये फॉर्मूला यहाँ रख रहे हो आप, तो वो नीचे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है ना, जगह नहीं मिलती उसे, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अच्छा, ये हो गया लॉजिक। अब क्या करना है जी? ब्रैकेट क्लोज। अब ये अगर ट्रू हुआ तो क्या चाहिए? यस। और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो क्या? बोलो, एक और एफ क्यों लगाना है? सोचो। हैं? नहीं, लेस देन 30 चेक क्यों करना है? अगर वो पीछे से सारे फेल करता आ रहा है तो नंबर 30 से छोटा ही होगा। यहां देखो, आपने बोला 90 से ज्यादा है नंबर, लेट्स उसने कहा नहीं, तो कहाँ आएगा वो? इधर, यानी अब 90 के अंदर होगा वो नंबर, कहीं भी, हमें नहीं पता। फिर आपने कहा 50 से 90 के बीच में हो, लेट्स उसने कहा नहीं, तो फिर ये फॉल्स में आ गए।
फिर आपने कहा अच्छा चलो 30 to 49 के बीच में हो, अब वो कहते हैं नहीं, तो क्या रह गया, वो नंबर 30 से छोटा ही हुआ ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला कि इफ लगा देते हैं, आप लगा सकते हो, फंडामेंटली सही है, बट फॉर्मूला बढ़ाना क्यों है, जब वो नंबर सारे ही चेक हो गए, और आपको पता है फॉल्स में आना ही तब है जब पीछे से फेल होता हुआ आएगा, नहीं तो वो किसी भी ट्रू में रुक जाएगा। तो अगर वो यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब पीछे सारी वो फेल करके आया है कंडीशन, तो आप सीधा बोलो भाई आप पुअर हो, बस, समझे कि नहीं, इस तरह से चलता है काम, ठीक है। ये वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला, देखो जितने इफ लगेंगे उतने ब्रैकेट आएंगे, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, देखने नहीं बैठ जाना कितने इफ लगे हैं, सीधा बोलो यस आई वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, ठीक है। तो ये एरर नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है कि मैं आपके ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। बताओ है कोई डाउट इसमें, तो बताओ। तो इस तरह से इफ के अंदर इफ लगते हैं। अब बताओ जी, आप जिनसे पूछा था ये सवाल, बैक टू दिस, अब बताओ अब कैसे करेंगे। लो जी, इफ एंड इफ और जो आपको कहोगे लगा देंगे, क्योंकि आपने देखा नेस्टेड इफ में कुछ भी लग सकता है। किसी और को आइडिया आया? लॉजिक बता दो बस, ये छोड़ो, कैसे चेक होगा बताओ। बताओ, चलो सोचो और थोड़ा, कोई भी दो, चलो हिंट दे दूं, बोलूंगा नहीं मैं कुछ। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके देखो, अगर आपको ये समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है। चलो एक और हेल्प कर देता हूं, ये लॉजिक बन गया तो मतलब आपको समझ आ गया, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अब बताओ, पढ़ो इसको और सोचो दिमाग में कैसे इसको कन्वर्ट करना फॉर्मूले में, क्या बोल रहा है ये, क्या लिखा मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आइडिया कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो, बहुत सारे, अब 4 लोग बैठोगे तो 4 अलग अलग लॉजिक भी बन सकते हैं, बट मेरे दिमाग में ये आया तो लॉजिक बताओ पहले, फॉर्मूले छोड़ो। If Excel Python is less than equal to 70, तो पास, फिर उसके बाद if और लगाएंगे, कुछ कुछ सही जा रहे हो, और Python भी is less than देखो equal to, अगर एक मिनट, अगर आप कह रहे हो कि इफ और लगा दिया, ऐसे कह रहे हो ना आप, राइट, तो इसमें तो अगर मैंने ये लॉजिक में उठाया और दूसरे में ये उठाया, तो वो तो किसी एक पे अगर ग्रेटर देन 70 हुआ वो ट्रू कर देगा, समझ रहे हो। आपने कहा कि भाई आप ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो, फिर आपने क्या कहा मुझे, ये, राइट। अब सपोज यहाँ पे इस बंदे के 108 है और यहाँ पे है लेट्स से 20, तो ये तो सीधा ट्रू में चला जाएगा ना, क्योंकि आप और लिख रहे हो, आप ये कह रहे हो या तो इसमें ग्रेटर देन 70 हो या इसमें ग्रेटर देन 70 हो, जबकि क्वेश्चन क्या है, कम से कम 2 में होना चाहिए। और आप अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं ये कर दूं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें तो आप ये कह रहे हो कि किसी में भी अगर 70 से ज्यादा हुए तो सीधा ट्रू में चला जाएगा, 2 तो कम से कम चाहिए ना, ये क्वेश्चन है। सोचो, नहीं समझ आया, पहले दो को कंपेयर करेंगे, हाँ, और से फिर जो आए, फिर गलत बोल गए थोड़ा सा, पहले 2 को कंपेयर करेंगे, मतलब लेट्स से ये है ना, किसमें किससे करेंगे, ग्रेटर देन 70 से, तो लगाएंगे क्या, कौन सा इफ लगाएंगे, इसमें एंड लगाएंगे। हाँ यस, ये देखो, क्योंकि मैंडेटरी है भाई,
मैं 2 ही सेल उठा रहा हूं, एक्सेल उठा लिया और पाइथन उठा लिया, और मैंने कहा कंपल्शन है दोनों में अगर ग्रेटर देन 70 हुआ या इक्वल टू हुआ, मतलब ठीक है, तो क्या हो जाए, पास। समझे कि नहीं? तो ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। आप फोर्स कर रहे हो ना अब आप कि दोनों में 70 या 70 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था और नहीं लग सकता है। ठीक है, अब ओके, अब आगे क्या हो सकता है कि भाई इस बंदे के एक्सेल में स्कोर 80 हो और बीआई में भी 80 हो और पाइथन में लेट्स से 27 ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस ये फेल हो गया, राइट? क्योंकि पाइथन में 27 है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट? ये वाला लॉजिक। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते ना कि भैया फेल हो गए, बिकॉज अभी आपने बीआई का या और किसी का कॉम्बिनेशन तो चेक किया ही नहीं है। ये मैंने पेयर बनाए थे आपके लिए। टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, या तो एक्सेल पाइथन में ग्रेटर देन 70 हो, या तो पाइथन बीआई में हो, या फिर एक्सेल या बीआई में हो। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये मैं इसलिए लिखा था। तो अब बताओ अब क्या करेंगे? फिर सेफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे? हाँ, दूसरा पेड़ उठा लो ना, दूसरा पेड़ उठा लो। अगर ये फेल हो गया तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आपका पाइथन और बीआई पेयर चेक कर लेते हैं। मानते हो? तो इसको चेक कर लो सर। ठीक है, क्लोज कीजिए। ये क्या बन गया? अगेन पास। अब हो सकता है यहां भी दिक्कत हो जाए, तो क्या करेंगे? लास्ट पेयर एक और रह गया, इफ एंड बीआई greater than equals to 70 and excel then equals to 70। क्लोज कीजिए, पास। अब अगर ये पेयर भी फेल हो गया तो फिर स्कोर नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, खुद देखो, राइट? क्योंकि हमने पेयर उठाने थे, हमने 3 पेयर बनते हैं इसके, तो वी विल से ऐसे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब सपोज अब आप घर पे बैठे हो और आपने कहा कि भाई मुझे फॉर्मूला देखना है, तो आप ये पूरा का पूरा डेटा उठा के चैट जीपीटी पे भी दे सकते हो, नहीं देना है। जैसे आपने बोला कि देखो भाई ये है मेरा, सीधा कॉपी किया आपने और हम गए यहाँ पे और आपने बोला कि एक्सप्लेन मी दिस फॉर्मूला। एक्सप्लेन मी दिस फॉर्मूला, ये पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला गया होगा वहां कि नहीं, लेट्स सी। नहीं तो उसको आप, आई कैन सी योर टेबल बट यू डिडंट शेयर द, हाँ देखो वो कह रहा है क्योंकि फॉर्मूला नहीं गया है, नो प्रॉब्लम। आप इसको अलग से कॉपी करो ऐसे, वो समझ जाएगा, और आप बोलो दिस इज माय फॉर्मूला। देखो उसने बोला भी है एक्चुअल में, यू प्रॉब्ली यूज समथिंग लाइक दिस, तो थोड़ा थोड़ा वैसा है, बट दिस इज माय फॉर्मूला, सपोज ये, और एंटर। अब देखो कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट चैटजीपीटी से हम ये सारी चीजें समझ सकते हैं, तो आपको सब बता रहा है। ठीक है, मैं आपको ये कहूंगा कि आप सीधा जाओ यहाँ पे फॉर्मूले में और करो इवैल्यूएट, क्योंकि आप भूल जाओगे, ऑब्वियसली बात है, जब तक आप इसको 10-15 बार नहीं करोगे। स्टार्ट हो जाओ। D2 64, आर यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70? नो। E2 27, फॉल्स। इफ एंड में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो मतलब वो सीधा यहां चला जाएगा, समझे आप? तो अब क्या होगा, जैसे ही फॉल्स आएगा, ये देखो वो चला गया यहाँ पे, अब ये वाला उसने इग्नोर मार दिया, है कि नहीं? ठीक है ना? तो इस तरह से अब जब वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, ये वाला। तो आप इवैल्यूएट देखो, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, अब ये फॉल्स हो गया, तो सीधा वो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रू है, फिर वो यहाँ पे चला जाएगा, वो देखो अंडरलाइन हो गया।
अब फिर अब इस पे टेस्टिंग करेगा वो, अब इस पे क्या आ रहा है, फॉल्स, फिर फॉल्स आ गया, अब ये भी फॉल्स आ गया अगर, तो आपको पता है सीधा वो इस वाले में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, बाद में तो आप इसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है नहीं समझ आया, आप उसको रीस्टार्ट कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा इवैल्यूएट में आप उसको रीस्टार्ट। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कैन यू गिव मी 2 questions on nested advanced? ओके, अब देखो कुछ दे रहा है आपको, सैलरी बोनस कैलकुलेशन। देखें जरा क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसको कॉपी करता हूं, लो जी, तो इसमें है हमारे पास सैलरीज, रेटिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है। ओके, और क्या है, टास्क क्या है, ओके जी, कैलकुलेट बोनस परसेंटेज बेस्ड ऑन द रूल। बोनस इसको बोल रहा होगा वो, आई होप और कोई टेबल तो नहीं है, नहीं। इफ रेटिंग इज ए, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5%, 5, तो 20%, अदरवाइज 10%। ये तो हमने ऐसा ही कुछ अभी तो डिस्कस किया था, देखो वैसा वैसा कुछ आ गया। यानी कि अगर बंदे की रेटिंग ये है तो और साथ में एक्सपीरियंस है 5 या 5 से ज्यादा, तो आप उसको ये कह रहे हो कि 20%, 20% या तो इस पे हाइक होगा या नॉर्मली 20% होगा। रेटिंग अगर बी है और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 है तो 15%, ओके, अदरवाइज 8%। ओके, if rating is C, always 5%. Output should be bonus percentage. अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है, बट पहले 1 मिनट ये देखते हैं कि क्या ये अलग इफ हमें बोल रहा है करने को या सेम बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये नेस्टेड इफ कैसे हुआ, मैंने इसको बोला तो था, बिकॉज ये कह रहा है अगर रेटिंग ए है तो रेटिंग ए है और एक्सपीरियंस है ग्रेटर देन 5 तो 20%, अदरवाइज वो बोल रहा है 10%। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, क्या कर रहा है? नेस्टेड ही लगेंगे इसमें, नेस्टेड ही लगेंगे। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये, लेट्स सी, आंसर देख के पता लगेगा क्या करना चाहता है। व्हाई दीज आर एडवांस, मल्टीपल कंडीशंस नहीं है तो ये नेस्टेड इफ ही। इससे पहले वो आंसर देखें एक बार फिर समझते हैं। इफ रेटिंग इज ए, चलो करके देखते हैं। इसको यार रेटिंग ए में आपको वो 2 चीजें बोल रहा है, एक्चुअली रेटिंग ए के साथ एक्सपीरियंस भी है, तो लेट्स से इक्वल्स टू इफ एंड रेटिंग ए, ठीक है, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, क्लोज करेंगे। अगर ट्रू है तो 10% फिलहाल के लिए जैसे बोल रहा है, ओके, सॉरी 20%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, हाँ, एक कंडीशन पे लगाएंगे। अब हाँ, अब देखो क्या है, अगर मैं इसे 10% लिख दूं फॉर एग्जांपल तो क्या होगा, फॉर्मूला चलेगा, चलेगा ना, लेकिन ए के लिए चलेगा, मतलब क्योंकि आप यहाँ पे रेटिंग लिख रहे हो ए, करके देखो 1 मिनट के,
20 आ रहा है, ठीक है, 20 बनता है, बनता है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या कर दें 2, अब क्या होगा, चल रहा है। अब अगर बी हो गया तो क्या, बी के लिए तुमने टेस्ट ही नहीं किया, वो 10 ही रह गया। अब ये है 6, अब बताओ क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था आंसर, 15%। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो आप वहीं पे ऐसे करके आओगे तो ऑब्वियसली वो चेक कर लेगा और वो आपको आंसर 0 दे देगा इसमें, समझ रहे हो आप। अब 10, क्योंकि देखो मुझे क्वेश्चन भी समझना है ना, बिकॉज मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर सही नहीं रखूंगा तो फिर मैं ऐसे ही करके आ जाऊंगा। 10% अभी नहीं आएगा, 10% आने से पहले आप सारे रेटिंग बी और सी कर चुके होंगे, तब जाके फिर फाइनली हम कहेंगे कि अगर ये फेल हो गया तो फिर 10% होगा। अगर आप ट्रू हो तो आप यहीं पे रुक जाओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ट्रू नहीं हो तो क्या करेंगे, तो हम बी के लिए अब जाएंगे, समझ गए। और हमने बोला कि आप इफ यू आर बी एंड experience is greater than equals to 5, correct, then 15%। अब बी का भी चेक हो गया, समझ रहे हो। अगेन अगर मैंने 8% डाल दिया फॉर्मूला रुक जाएगा, सी तक हम पहुंचे ही नहीं, समझ रहे हो। हम सी को भी अब चेक करते हैं, ठीक है। अभी हम सबके ट्रू ट्रू पे जा रहे हैं एक तरह से। इफ एंड अगर आप सी हो और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन, अच्छा सी में और कुछ नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखो, इफ रेटिंग इज सी ऑलवेज 5%, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल इफ लग जाएगा, 5% दे सकते हैं। हाँ फॉल्स में ये भी आप सही बोल रहे हो कि वो भी हम दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। चलो बात तो सही है। अगर अभी तक हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ए नहीं हो तो यहाँ जाने, मैं D2 को चेक ही नहीं कर रहा, फिर ए अगर नहीं हो तो वो कहेगा 20% भूल जाओ, सीधा यहाँ आ जाओ। अब लेट्स से वो बी भी नहीं है, तो वो बी भी नहीं है तो वो सी ही होगा फिर, राइट। तो आपने कहा कि फिर उस केस में आप इसको दे दो 5%, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे केस में ट्रू फॉल्स हमारे तो सही चल रहे हैं, बट ये वाले रह गए अदरवाइज, समझ रहे हो। देखो आप यहां पे हो, मान के चलो वो बंदा ए है, ठीक है, लेकिन उसका नेटवर्क, उसका एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो क्या होना चाहिए बताओ, 10%, 10% होना चाहिए। तो अब यहां पे इमेजिन करो कि ए वर्क एक्सपीरियंस 2 साल, ये तो यहां नहीं जाएगा, करेक्ट, नहीं जाएगा ना, फेल हो गया। फिर ऑब्वियसली वो यहीं पे जाएगा, वो कहेगा चलो मैं फॉल्स हो गया, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे ही अब वही है, अब हमें वही, अब देखो लॉजिक वही है, उसी तरह अब सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर वो आ गया तो वो इमीडिएटली सी पे चला जाएगा, मतलब वो बी को चेक करने चला जाएगा, राइट। मुझे कुछ ऐसा करना था कि अगर ये चीज फेल हो जाती है तो, और अगर ए ही है लेकिन एक्सपीरियंस कम है, तो वो इमीडिएटली 10% पे आके रुक जाता। अब इसमें वो चीज चेक नहीं हो रही है, या तो हम ये करें, क्या ये वैल्यू फॉल्स है, मैं इसको क्लोज करता हूं और अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। इस पे तो मुझे बात नहीं लग रही। देखो मैं फिर सोच रहा हूं, इफ अब मैं इफ एंड नहीं लगा रहा, इफ यूर ए, देखो शायद इससे हो जाए, आई एम नॉट श्योर। इफ यूर ए, तो वैल्यू टू क्या करेंगे, नहीं एक्सपीरियंस तो देखा नहीं ना उसका। इफ यूर ए, तो आप ट्रू में आ जाओ और अब आप एक्सपीरियंस भी चेक करो। इफ यू आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, समझे कि नहीं, या दोबारा बताऊं, राइट।
अगर वो ए हुआ वो फटा से यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये ट्रू है। ट्रू में आपने बोला भाई अब आई गए हो तो अब एक्सपीरियंस भी चेक कर लो। अब उसने कहा एक्सपीरियंस भी भाई 5 से बड़ा है, राइट? तो क्या हो गया 20%। लिखने का ढंग अलग हो गया 20%, ठीक है, करेक्ट। और अगर D2 ग्रेटर देन 5 नहीं हुआ तो 10%। 10%, हाँ 10%, मानते हो? अब ध्यान से मेरी बात समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो दे दिया उसने हमें। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर 10% क्यों हो सकता है वो ए ना हो? अगर वो ए होगा तभी वो यहाँ जाएगा, समझ रहे हो? हमने कंडीशन डाल दी ना कि अगर C2 में ए बैठा है तभी आपको यहाँ जाना है, तो इसका मतलब वो यहाँ अगर है तो ए है ही है। फाइनली इसके अंदर अब हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई आप 5 से ज्यादा हो या कम हो, क्योंकि ए तो अब हो ही। ए तो आप यहाँ से, अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ से अगर आप ट्रू हुए हो तभी तो यहाँ ट्रू पे जाओगे, और ट्रू पे मैंने उसको बोला है एक्सपीरियंस चेक कर लो। अब इस एक्सपीरियंस के बेस पे हमारा 20 भी कवर हो गया, 10 भी हो गया। ये ट्रू किसका है? इस इफ का। ये फॉल्स किसका है? उसी इफ का, करेक्ट। इस वाले इफ का फॉल्स रह गया है, मानते हो? यस सर। तो जैसे ही मैं अब इसको क्लोज कर दूं, ये देखो ये किसका फॉल्स है? इस वाले का। अगर C2 ए नहीं है तो भाई वो सीधा यहां आएगा कि आप ए नहीं हो तो वो इसमें जाएगा ही नहीं वो। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, समझे? तो सीधा वो बाहर से ही फॉल्स में चला जाएगा। तो फॉल्स में क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई आप ए नहीं हो तो ठीक है, क्या आप बी हो? अगर उसने कहा हाँ हूं तो आप क्या करोगे? अब यस, तो आप कहोगे अच्छा अगर आप बी हो तो फिर भाई आपका कोई एक्सपीरियंस होगा। क्या वो एक्सपीरियंस 6 से या 5 से जो भी है बड़ा है? उसने कहा हाँ, तो आपने क्या दे देना है? 15%। और अगर नहीं है तो 8%। बी की बात हो रही है तभी वो जा रहा है अंदर, नहीं तो जाएगा नहीं, समझ गए? तो ये मैं भी प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। ये अब भाई ये क्लोज कर दो। अब इसका इस इफ का ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, अब इसका फॉल्स रह गया, राइट? तो अब अगर ये C2 B नहीं हुआ तो वो सीधा जाएगा अपने फॉल्स में। अब क्या करेंगे? यस 5%। ये इस तरह से लगते हैं फॉर्म, ठीक है। जब आपको ये करना आ जाएगा तो फिर बेशक आप ChatGPT से कॉपी पेस्ट मार दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने वैसे ही कॉपी पेस्ट मार दिया तो आप कभी ना कभी फंसी जाओगे। कोई पूछ लेगा आपको कभी भी, आपके सामने बॉस बैठ के बोलेगा एक फॉर्मूला बना के दे दे, बहुत जल्दी में हूं मैं, बस वहीं पे फिर। तो आइए क्रॉस चेक करें। तो A6 बनता है 20, यस। देखो 10 सही चल रहा है। बी का क्या सीन है भाई? B8 बनता है। ये बोलो, समझ आई कहानी? इतना ही रखेंगे अभी। और ये आपको मैं बेशक आप स्नैपशॉट ले लेना जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो ना, तो उससे क्या होता है समझ आता है। अब जैसे देखो मैं सिर्फ आपको भी समझा रहा हूँ, ये अगर आपको आ गया समझ तो फाइन। देखो सबसे पहले तो जब आप इफ लिखते हो, बिगनर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भूल जाते हैं कि हर इफ का ट्रू और फॉल्स देना ही देना है, ठीक है। तो अगर 4 इफ होंगे तो 4 ट्रू होंगे, 4 फॉल्स होंगे, ये सोच के चलना है आपने बस। किसी भी इफ का फॉल्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपने इफ ये स्टार्ट किया, आपको पता ये है लॉजिक, ठीक है। इस इफ का ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है, और ये है इसका, ये कॉमा कॉमा कॉमा, देखो ये कॉमा, दूसरा कॉमा का है, ये कॉमा, उसके बाद ये कॉमा और ये कॉमा, क्योंकि कॉमा के बाद ही फॉल्स आएंगे ना, और पहले आएंगे ट्रू। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर C2 यहां पे गया
C2 बना A, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, इसको इसके ट्रू में भेज देगा क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी। अब वो देखेगा कि यार यहाँ पे तो मुझे और भी काम करना है, अभी मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना है, मुझे काम दिया गया एक और वो काम ये दिया गया है कि अब आप बताओ कि D2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं। आएगा, वो देखेगा, अब अगेन या तो वो ट्रू देगा फॉल्स देगा। इस केस के अकॉर्डिंग ये ट्रू हो गया, राइट। अगर ये ट्रू हो गया तो इस इफ का आपने ट्रू क्या लिखा हुआ है, 20%। 20% आया यहाँ पे और फॉर्मूला खत्म, फिर आगे नहीं जाएगा, वो उसे मिल गया जो मिलना है, राइट। अब इमेजिन वो बी है, C2 अगर बी है तो ये कंडीशन यहीं पे फेल होगी क्योंकि बी इज नॉट ए। तो ये पूरा का पूरा ट्रू वाला पार्ट वो देखेगा भी नहीं। उसको क्या करना, उससे वो सीधा जाएगा इसके फॉल्स पे, ये जो फॉल्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब वो C2 को B से कंपेयर करेगा, आर यू बी, वो कहेगा हाँ, तो उसका जो ट्रू आपने लिखा हुआ है ये वाला, वो सीधा यहाँ पे चला जाएगा और फिर वो उस D कॉलम का एक्सपीरियंस चेक कर लेगा। तो B तो है ही है, लेकिन B के अंदर फिर हमने ये देख रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस के बेस पे वो यहाँ सेट होता है या यहाँ सेट होता है, और अगर वो है ही नहीं तो उसको हम ये कह रहे हैं कि आप जाओ और अपने फॉल्स में चले जाओ, इन सबको भूल के। तो वो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो A भी नहीं है, B भी नहीं है, तो बचा क्या, यही बचा। बाई चांस अगर यहाँ पे A B C के साथ D भी होता तब आप ऐसे नहीं करते, तब आपको C भी चेक करना पड़ता, और फिर C को चेक करते हुए अगर सारे फेल हो रहे हैं तो आप D में जाते, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन ले जो करके आना, खुद ही करना, चैट जीपीटी में मत जाना, आपको नुकसान है उसमें। ये है कि ये आपकी शीट है, 2 शीट्स में बना रहा हूं आपको। दिस इज एम्प्लॉय सैलरी, दिस इज एम्प्लॉय डीबी। क्वेश्चन आपको ये है, लेट्स से ये है आपके एम्प्लॉय आईडीज, Okay, and make a 1 minute. Now, I will really have no one will promise. experience, Fish, yeah, that you will leave it for so 6 days now. Sorry, okay, I told him कि मैं शिवम के 5 days attendance जो पूरी आएगा, next day will not study, will not work, we have activities again. Your training is about inventory feeder, data feeder and inventory learn. How you receive a package, how it is being documented. करके आना इसको, नहीं तो फिर और क्लास में जाना, किसी ने ऑनलाइन ले लेना। क्या होता आपको, ये आपका डेटा है, ये फाइल में अभी भेज रहा हूँ आपको सबको। अब आपको करना ये है कि ये है आपकी दूसरी शीट में एम्प्लॉय आईडीज, लेट्स से यहाँ पे, और लेट्स से ये आपकी एम्प्लॉय आईडीज है। इंसेंटिव, रिवाइज्ड इंसेंटिव, रिवाइज्ड सेट, 2 कॉलम्स में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है आपका कि ऑब्वियसली इस डेटा को आप यूज करेंगे, इफ एम्प्लॉय रेटिंग is A, new salary is 10% higher या 10% extra of the current salary। तो आपको नई सैलरी यहाँ लेके आनी है, ठीक है। जैसे अगर 100 रुपया सैलरी है और A ग्रेड मिला तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। 10 मत करना कि 10% 100 का 10 हो, मुझे सैलरी चाहिए,
10% से मतलब नहीं है, ठीक है। अदरवाइज सुन लो, सेम सैलरी, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा लास्ट वन, इफ मतलब दो फॉर्मूले अलग अलग लगा लेना, एक से हो जाए, मुझे नहीं, एक से शायद होगा। इफ ओहो if experience is more than 5, then new incentive will be 1,000 rupees extra on the current incentive, ठीक है। तो अगर उसका इंसेंटिव सपोज है 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसमें 1,000 एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, ओनली व्हेन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इज मोर देन 5 years, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज सेम, अदरवाइज नो चेंज इन इंसेंटिव, ठीक है। तो ये करके आना आप लोग, और फिर देखते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे भी चल जाएगा, अभी मुझे मालूम नहीं है ये चीज, अगर ऐसा है तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि ऐसा ही बना दो, बट अगर क्वेश्चन आपको वैसा अलाउ कर ही नहीं रहा है तो आप एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लो, एक यहाँ पे, बट मेक श्योर जो यहाँ फॉर्मूला हो वो ऐसे ही ड्रैग हो जाए, ये नहीं कि हर जगह हम लगे हुए इसको लिखने, ठीक है। फाइन देन, स्टॉप कर रहा हूँ। कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ अभी दे दूं, ऐसे इसी पे, हाँ ये भी ठीक है। चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप जो कर रहे हो समझ आ जाए, अगर आपको हेल्प लेना हो तो। हाँ व्हाट्सएप पे अभी आपको मैम भेज रहे हैं, उनको ईमेल कर देता हूँ, वैसे मैंने उस पर भी भेज दिया है, अच्छा वो आपके पास नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, अभी भेज देते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू। 10:30 है, हम ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आप ये बोलोगे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहेगा, बेसिक बेसिक हो गया वो सब खत्म, सारा दिन ही बैठे रहो उस पे एक्सेल पे आप,